कैसे हैं आप लोग? सब मौज बहार? हाँ जी सर। तो अब तक हमने देखा मनी के बारे में, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक चैप्टर मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी तक हमने देखा कि मनी क्या होती है, बार्टर एक्सचेंज क्या था। आज हम देखते हैं नए टॉपिक मनी में, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। बार्टर में अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रॉब्लम होती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए, वैल्यू मेज़र करने में प्रॉब्लम होती थी कि किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है समझ में नहीं आता था। जैसे एक कार की कीमत 10 हॉर्सेस के बराबर है या 50 बकरियों के बराबर है, बोले तो गोट्स के बराबर है, किसके बराबर है समझ में नहीं आता था। इसी वजह से मनी का एवोल्यूशन हुआ। फिर एवोल्यूशन हमने भी हमने कल समझा था, जिसमें बार्टर आया, फिर बार्टर के बाद क्या आया था, मेटालिक मनी आया था, जिसमें हमने कॉइन्स की बात की थी, जिसमें हमने शेरशाह सूरी की भी बात की थी कि उसने कैसे रुपया चलाया था। फिर अकबर ने कॉइन जो थे उसको मोहर बोलते थे या मोहर बोलते थे, और फिर कैसे पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ, मींस नोट्स जो अभी तक चल रहे हैं। और नेक्स्ट अभी जो आज का टाइम है, कैसे यहाँ डिजिटल करेंसी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मनी चल रही है, जैसे डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है। ये सब क्या है, डिजिटल करेंसी के एग्जांपल्स हैं। आज हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। सर ये फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ मनी बेटा, मनी के टाइप्स। मनी के टाइप्स कितने? मनी के टाइप्स होते हैं 4 कह सकते हैं, जिसको 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। एक पार्ट में दो, एक पार्ट में दो। तो पहला पार्ट है हमारा फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। सर ये फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? फिएट मनी बेटा होता है कोई भी ऐसी मनी जो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाए। सर ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अभी तो हैं, लेकिन पहले तो गवर्नमेंट नहीं होती थी, पहले तो राजा महाराजा होते थे। तो फिर हम उस टाइम पे क्या मनी नहीं होती थी या फिएट मनी नहीं था? नहीं बेटा, उस टाइम भी था फिएट मनी। तो ऐसी कोई भी करेंसी जो उस कंट्री की किसी अथॉरिटी के द्वारा या उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाए, जैसे इंग्लैंड में पहले क्या था, क्वीन सिस्टम था, तो वहाँ की करेंसी को कौन इशू करता था? क्वीन इशू करती थी। मीन्स किसी भी राजा महाराजा या गवर्नमेंट के द्वारा इशू की हुई मनी को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। सर फिर इंडिया में कौन इशू करता है? इंडिया में तो बेटा आरबीआई इशू करता है। तो सर आरबीआई तो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सर हमें तो ऐसे लगता है। नहीं बेटा, जो गवर्नमेंट आरबीआई है वो भी किया है, गवर्नमेंट की संस्था है। जो आरबीआई की ऑनरशिप है 100%, वो किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो भारत जो आरबीआई है वो तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। इस वजह से जो सिग्नेचर होते हैं हमारे नोट्स पे, वो किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। और सर क्या सारे नोट्स पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं? नहीं बेटा, जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। बाकी जितने भी नोट्स हैं, 10 रुपये का, 5 रुपये का, या फिर 50 का, 20 का, 100 का, 200 का, अभी 500 तक है, इन पे सब पे आपको किसके सिग्नेचर मिलेंगे? इन पे सब पे आपको मिलेंगे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर। तो ये तो हुआ फिएट मनी। फिएट मनी मीन्स ऐसी कोई भी मनी जो उस कंट्री की किसी अथॉरिटेटिव एजेंसी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाए, ऐसी करेंसी को हम फिएट मनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फिड्यूशियरी मनी। इसी में भी फिड्यूशियरी मनी एक ऐसी मनी होती है जो ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है। वो मनी नहीं है लेकिन ट्रस्ट है कि हाँ वो मनी का काम करेगी। जैसे हमारे जितने भी चेक्स हैं, ये जो हम चेक, जैसे मेरे को किसी को पेमेंट करना है तो मैं क्या देता हूँ, चेक में पेमेंट कर सकता हूँ उसको। तो ये जो चेक, जो कागज़ का टुकड़ा है, ये क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा फिड्यूशियरी मनी, जो ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है। समझ में आया? हाँ सर, ये हमें समझ में आता है। फिएट मनी कोई ऐसी मनी जो उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाए। और फिड्यूशियरी मनी वो भी लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर, एक और इसमें चीज़ और बताते हैं आपको, इसमें एक लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट और आता है। सर ये लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब है बेटा, ऐसा कोई भी चीज़ जिसके द्वारा आप अपनी डेट की पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स उधारी की पेमेंट कर सकते हैं, या कोई आपने सर्विसेज लिए हैं, कोई सामान लिया है, उसकी पेमेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। अब इंडिया में भी सर लीगल टेंडर क्या है? इंडिया में लीगल टेंडर है ये हमारे 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपया, 2 रुपया, और जितने भी कॉइन्स हैं 50 पैसे एंड ऑनवर्ड्स, उससे नीचे के भी गवर्नमेंट आरबीआई ने
लीगल टेंडर निरस्त कर दिए, यानी कि वो लीगल टेंडर नहीं है। जैसे 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के। सर क्या 50 पैसे का सिक्का भी लीगल टेंडर है? हाँ बेटा, अभी भी वो लीगल टेंडर है, लेकिन सर हमारा दुकान वाला जो हमारे घर के पास है वो तो नहीं लेता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आरबीआई गवर्नर को एक चिट्ठी लिख सकते हैं या फिर पुलिस में जा सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं करना है। अगर वो नहीं ले रहा है तो वो उसकी समस्या है, लेकिन अभी भी आरबीआई ने 50 पैसे के सिक्के को बंद नहीं किया है, वो अभी भी लीगल टेंडर है। तो सर हम 50 पैसे में क्या पेमेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं सर? आप पेमेंट कर सकते हैं 50 पैसे के सिक्कों में 1000 रुपये तक की। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा की आपको पेमेंट करनी है तो किस में करनी पड़ेगी? 1 रुपया उससे ज़्यादा के सिक्कों में या रुपयों में करनी पड़ेगी। 1000 रुपये तक का अगर कोई डेट है आपके ऊपर, मीन्स किसी को आपको रीपे करना है, तो कितना कर सकते हैं हम? 1000 रुपीज़ तक का पेमेंट कर सकते हैं 50 पैसे के सिक्कों में। 50 पैसे का सिक्का इज़ ऑल्सो अ लीगल टेंडर इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है सर, ये हमें समझ में आया लीगल टेंडर वाली बात। अब आप आगे चलो। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है मनी का फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। सर ये फुल बॉडीड मनी क्या होता है? बेटा फुल बॉडीड मनी होता है जैसे 1 रुपये का सिक्का आपने देखा होगा। हाँ हाँ सर देखा है मैंने, 1 रुपये का सिक्का देखा है। और कई तरह का होता है, हाँ, बड़े सिक्के, छोटे सिक्के, और अभी तो उसका साइज छोटा होता जा रहा है। इसी वजह से वो छोटा क्यों होता जा रहा है? अगर हम क्या करेंगे, जो बड़े सिक्के पहले आपने देखे होंगे, अगर उसको मेल्ट किया जाए तो हो सकता है उसकी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा की आएगी या 1 रुपये के बराबर की आएगी। तो लोग क्या करेंगे, रुपए का सर्कुलेशन ही बंद कर देंगे। उसको मेल्ट करके, जैसे अभी बीच में हम देख रहे थे कैसे ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी 1 रुपये के सिक्के की। लोग क्या कर रहे थे, उसको मेल्ट करके उसके रेजर बना रहे थे या कोई और चीज़ें बना रहे थे, विच वॉज इलीगल। तो गवर्नमेंट ने या मिनी की आरबीआई ने फिर क्या किया, उस कॉइन के साइज़ को ही छोटा कर दिया। अब उसको अगर मेल्ट करके हम बेचेंगे 1 रुपये के सिक्के को, तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 रुपये से कम आएगी। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी यानी कि जितना उस पर लिखा हुआ है उतनी उसकी वैल्यू नहीं होगी, उतनी उसकी कमोडिटी वैल्यू नहीं होगी। जैसे 500 रुपये का नोट है। अगर 500 रुपये के नोट किससे बना हुआ है? पेपर से बना हुआ है, थोड़ा बहुत कॉटन होता है, सिल्वर का तार होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इंक होती है जिससे वो प्रिंटेड रहता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अलग करें और बेचें बाज़ार में जा कर के, तो क्या वो 500 रुपये की बिकेंगी? कभी वो 500 रुपये की कभी नहीं बिकेंगी। इसी वजह से हो सकता है 500 रुपये के नोट को प्रिंट करने में कितनी कॉस्ट आती हो, 5 रुपये आती हो, 10 रुपये मैक्सिमम आती हो, 15 आती हो। हम उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, वो हमारे काम के नहीं है, हम अपना एग्ज़ाम फोकस रहेंगे। तो ये हुआ हमारा क्या, क्रेडिट मनी। नेक्स्ट चीज़ हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है बेटा, जितनी भी उस पर वैल्यू लिखी हुई है वो सारी की सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू उस पर लिखी है, जैसे मैं 10 रुपये का कॉइन लूँ, तो अगर 10 रुपये के कॉइन को मैं मेल्ट करके भी अगर बेचूँ तो वो 10 रुपये का ही बिकेगा। इसको बोलते हैं हम फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है जितना उस पर वैल्यू लिखा हुआ है उतने की उसकी एक्चुअल वैल्यू है। इसको हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। तो समझ में आया? फिएट मनी क्या था? किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी करेंसी इशू की जाती है उसको बोलते हैं हम फिएट मनी। और फिड्यूसरी मनी क्या था? ये चेक सिस्टम जो ट्रस्ट पे आधारित होता है, इसको हम बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? जितनी भी वैल्यू उस पर लिखी हुई है, जैसे 10 रुपये का सिक्के पे अगर 10 रुपये लिखे हुए हैं और उसको मेल्ट करके भी अगर मैं 10 रुपये का बेच पाऊँगा तो वो क्या कहलाएगा? फुल बॉडीड मनी कहलाएगा। क्रेडिट मनी क्या है? जितना उस पर अमाउंट लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। हाँ सर, ये हमें फॉर्म्स ऑफ मनी अब समझ में आ गए। अब आप आगे चलो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। सर ये मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या करती है ये मनी? और बेटा वही तो समझ रहे हैं पिछले 2 सेशन से। नेक्स्ट ये दूसरा सेशन है आज हम। फर्स्ट सेशन में भी हमने सीखा कि मनी के फंक्शंस कुछ होते हैं, वहाँ हमने प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं बाइफरकेट किया था, आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली जो फंक्शन है मनी का वो क्या है, कल आपको समझाया था मैंने, यानी कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, उनको 2 पार्ट्स में हमने बाइफरकेट किया हुआ है। एक है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी होता है, एक तो ये काम करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? जैसे हमने बार्टर सिस्टम में देखा कि कैसे प्रॉब्लम्स आती थी। जैसे एक कार की कीमत कितनी है, 10 हॉर्सेस के बराबर या 20 बकरियों के बराबर या 50 कैमल्स के बराबर, किसके बराबर है? वी डोंट नो दैट। इसलिए एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती थी कि किसको किसके बराबर लिया जाए या दिया जाए। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू। तो पहले को हम थोड़ा पहले डिटेल में समझते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? जैसे मुझे कोई भी सामान खरीदना हो तो मैं क्या करूँगा, अपनी पैसे दूंगा और वो सामान ले लूँगा। जैसे कल वाला लास्ट वाला एग्जांपल फिर से रिपीट करते हैं। जैसे मुझे कोई पेन खरीदना है स्टेशनरी शॉप से, तो मैं क्या करूँगा, स्टेशनरी शॉप जाऊँगा और क्या करूँगा, 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला जितना भी पेन मुझे ख़रीदना होगा, मैं उतने पैसे उसको दूंगा, उतने रुपए दूंगा और वो मुझे क्या करेगा, पेन दे देगा। तो ये क्या हुआ, मनी ने किया, क्या किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। किसको एक्सचेंज किया मैंने? पेन के एक्सचेंज, पेन का एक्सचेंज मैंने किया रुपयों के द्वारा। यानी कि 10 रुपये का मैंने उसे नोट दिया स्टेशनरी वाले को और उसने मुझे क्या दिया, एक 10 रुपये वाला पेन दिया। तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अब मुझे कुछ भी सामान खरीदना हो, पहले क्या था, बार्टर में यही प्रॉब्लम आ रही थी। हो सकता है सामने वाले स्टेशनरी वाले के पास पेन था और मुझे पेन की रिक्वायरमेंट है। मैं गया कि भैया भैया मेरे को ज़रा ये पेन दे दो। तो उसने कहा मैं ऐसे पेन कैसे तुम्हें दे दूँगा। तो मैंने कहा आपको क्या चाहिए फिर? उसने कहा मेरे को चाहिए आलू चाहिए। मेरे पास तो आलू नहीं है भैया। तो उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, मैं तुमको पेन ही अपना नहीं दूंगा। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो हमने सीखा था कल बार बार बार्टर में, यानी कि एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट या नीड्स फुलफिल होंगी तभी वहाँ एक्सचेंज पॉसिबल था। क्या यहाँ एक्सचेंज हो पाया? जैसे स्टेशनरी वाले भैया ने कहा कि आप मुझे आलू दो, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक पेन दूंगा। लेकिन मेरे पास तो आलू था नहीं, तो क्या यहाँ एक्सचेंज हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो मनी है ये क्या कर रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, किसी को भी पैसे देता हूँ और उससे वो चीज़ खरीद लेता हूँ, लेकिन बदले में ये नहीं कहता कि आप मुझे ये चीज़ दोगे तो ही मैं आपको ये सामान बेचूंगा। ठीक है, ये हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है सर? मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है, जो उधर प्रॉब्लम आ रही थी बार्टर में बार बार, कि हम मेजर ही नहीं कर पा रहे थे कि एक कार की कीमत क्या है, या एक वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है, या एक रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है, ये मोबाइल मुझे परचेज़ करना हो तो कितने का ये मोबाइल है। मेरे पास सपोज़ आलू है, मैं कहूँगा आप भैया जैसे iPhone 17 मुझे ख़रीदना है। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, या फिर बार्टर सिस्टम है ये, तो मैं क्या करूँगा, उसको मेरे पास जो चीज़ है मैं वो दूंगा। जैसे मैं मोबाइल शॉप पे गया, मैंने कहा भैया मुझे iPhone 17 चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे को iPhone 17 के बदले में 50 कैमल्स चाहिए। तो क्या मेरे पास 50 कैमल्स हैं? नहीं है। तो क्या एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और क्या उस iPhone 17 की कीमत कितनी है? 50 कैमल्स के बराबर है। कोई आएगा बकरी वाला कि भैया मेरे पास तो बकरी है, तो कितनी बकरियां दूँ? क्या बकरियां भी 50 देनी पड़ेंगी, या 50 से कम देनी पड़ेंगी, 50 से ज़्यादा देनी पड़ेंगी? यानी कि वैल्यू निकालना ही बड़ा मुश्किल था अपने आप में कि किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको किसने ख़त्म किया? मनी ने ख़त्म किया। तो मनी क्या करता है, यूनिट ऑफ वैल्यू या फिर मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सुलझाता है। यानी कि अब हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, गुड्स की, सर्विसेज की वैल्यू को हम किस में मेज़र करते हैं? मनी में मेज़र करते हैं। सर क्या सारी चीज़ों को मनी में मेज़र किया जा सकता है? नहीं बेटा, सारी चीज़ों को नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या हमारी मम्मी हमसे कितना प्यार करते हैं, क्या ये मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं? नहीं मेज़र कर सकते। इसलिए जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं जिनको ख़रीदा जा सकता है, यानी कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो भी चीज़ें मुझे देती हैं, उनकी वैल्यू को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करती हैं उनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई सर्विसेज हैं, जैसे मुझे डॉक्टर की सर्विसेज चाहिए, तो हो सकता है उसकी कोई फ़ीस होगी कि मैं पर पेशेंट 1500 चार्ज करता हूँ, या 2000 रुपये चार्ज करता हूँ, या 1000 रुपये चार्ज करता हूँ। ये क्या है, उसकी सर्विसेज की वैल्यू है या उसकी सर्विसेज की कीमत है। तो हम 1000 रुपये देंगे उसे और अपना कंसल्टेशन लेंगे। ये हुआ यूनिट ऑफ वैल्यू या फिर मेजर ऑफ वैल्यू की बात। तो हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी ख़त्म किए। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू।
अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी पे। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। सर ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है? बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स होता है, जैसे आपने, अगर आप कॉमर्स में और आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी तो वहाँ 11th क्लास में बैलेंस शीट में एक चीज़ दिखती थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखता था ना, डेबिट बैलेंस होता था। वो असेट नहीं होती थी, फिक्टिशियस असेट्स हम उसको बोलते हैं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू या फिर डेफर्ड, चलो पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये अब समझ लेते हैं क्या होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब, और जो एक्सपेंडिचर है वो है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा, या फिर जो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा वो बहुत सालों तक मिलता रहेगा। जैसे मैंने अभी शाहरुख खान, मैंने अभी कोई अपना ब्रांड है उसका किसी एक्टर से एडवर्टाइजमेंट करवाया, तो क्या उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ इस साल मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक लोगों के दिमाग में वो ऐड रहेगा तब तक मुझे उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, मेरा प्रोडक्ट बिकता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है, मनी क्या है, क्या काम करती है सेकेंडरी फंक्शन में। पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं उसके काम आती है। जैसे ईएमआई का मैंने कल आपको एग्जांपल दिया, मैंने अभी एक टेलीविज़न खरीद लिया या मोबाइल खरीद लिया और उसकी पेमेंट मैं करूँगा अब ईएमआईस में, यानी कि मंथली पेमेंट करूँगा बाद में। इसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि ढेर सारी पेमेंट, जो इकट्ठी पेमेंट थी उसको मैंने टुकड़ों में बांटा है और एक एक धीरे धीरे करके वो पेमेंट में पे कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं मैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, जो सेकेंडरी फंक्शन है मनी का नेक्स्ट, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। सही, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे मैंने कल आपको बताया कि मैंने किसी को अपनी टीचिंग सर्विसेज दी, उसने कहा सर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, कॉइन्स भी नहीं हैं, तो आप ऐसा करिए, मेरे पास तो बकरियां हैं, तो आप ये बकरियां ले जाइए। तो क्या बकरियां स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करेंगी? मैंने कल भी आपको समझाया था कि बकरियों की एक सर्टेन लाइफ होगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी या डेड हो जाएंगी। तो क्या वो स्टोर ऑफ वैल्यू है? नहीं, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। लेकिन जो मनी है वो क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है। अभी भी हम देखते हैं कहीं खुदाई होती है तो वहाँ से कॉइन्स निकलते हैं, एंशियंट टाइम्स के, गुप्ता टाइम्स के, या फिर ये शेरशाह सूरी के टाइम्स के, या फिर अकबर के टाइम के मोहर निकलती हैं। तो ये क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। लोग इसको क्या करते थे? स्टोर करके रखते थे। इसलिए जो हमने अभी पढ़ा फॉर्म्स ऑफ मनी में, फुल बॉडीड मनी, जो फुल बॉडीड मनी होगी उसको क्या करेंगे लोग? सर्कुलेशन करना ही उसका बंद कर देंगे। जैसे अभी अगर 1 रुपये की, जो 1 रुपये का सिक्का है, अगर उसकी मेटल ही 2 रुपये में बिके तो क्या मैं सिक्के को सर्कुलेट करूंगा आगे? नहीं, मैं क्या करूंगा? उसको स्टोर कर लूँगा और उसको मेल्ट करके बेचने लगूंगा। मेरी डबल प्रॉफिट होता है ना। 1 रुपये की चीज़ अगर 2 रुपये में बिक रही है तो मैं क्यों 1 रुपये में बेचूंगा, या फिर उसको सर्कुलेट करूँगा। इसी वजह से जो बेस्ट मनी है वो कौन सी मनी है? क्रेडिट मनी है। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम है क्रेडिट मनी इशू करने का, ना कि फुल बॉडीड मनी इशू करने का। ठीक है, हाँ सर। तो हम वापस अपने आ जाते हैं, हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात कर रहे थे। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मैं अपनी पेमेंट्स को, यानी कि मैं अपनी मनी को किस में स्टोर, कैसे यूज़ कर सकता हूँ? एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, उसको स्टोर करके रख सकता हूँ। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यू। ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो वो जो नेक्स्ट फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, वो क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। सर ये ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बेटा होता है अपनी वैल्यू को या अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र करना। जैसे मैं किसी कोचिंग सेंटर में काम करता हूँ, या मैं किसी स्कूल में काम करता हूँ, या मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो कुछ पैसे वहाँ से मुझे मिल रहे होंगे। अब उन पैसे को मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, क्योंकि एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू काम करती है मनी। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी कि अब जो मैंने पैसे वहाँ से कमाए उसको मैं इकट्ठा करता रहूँगा, और ये मैं पूरा का पूरा मनी कहीं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ कहेंगे, या ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कहेंगे। जैसे सपोज़ मैं एक माइग्रेंट वर्कर हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से या दिल्ली में आकर के काम करता हूँ, मैं पूरे साल काम करता रहा, मैंने सपोज़ 10,000 रुपीज़ इकट्ठे कर लिए, धीरे धीरे करके हज़ार रुपये महीना बचाए, चलो 12,000 मान लेते हैं। 12,000 रुपये मैंने फिर क्या किए, मेरे गांव में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो मैंने क्या किए, उनको ट्रांसफ़र कर दिए ये पैसे। तो क्या कर रहा है मनी? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का काम कर रहा है। इसी की वजह से क्या हुआ है, आजकल ग्लोबल कंपनीज़, सर ये ग्लोबल कंपनीज़ क्या होती हैं?
11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ अगर आपने पढ़ी हो, अगर आप कॉमर्स से हैं, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ग्लोबल कंपनीज़ क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई भी कंपनी किसी जैसे सपोज हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कंपनी जैसे यूएसए की कंपनी है, वो इंडिया की किसी कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट करती है, सपोज उसके शेयर्स परचेज कर लिए, लेकिन वो 10% से ज़्यादा है, सपोज 15% परचेज किए, तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और सर फिर एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जब बेटा कोई कंपनी जो आपकी कंट्री से बाहर की कंपनी है, जैसे हम इंडिया में हैं, तो इंडिया से बाहर की कोई भी कंपनी जो किसी इंडियन कंपनी में 10% तक के शेयर्स परचेज करती है, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे यूएसए की किसी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 10% की शेयर होल्डिंग परचेज की स्टॉक मार्केट में, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर 10% से ज़्यादा का किया है, जैसे 11%, 15%, 20%, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है। और ये क्या करूँगा, जब मुझे लगता है जैसे मैंने 300 रुपये का कोई शेयर खरीदा और अब उसकी वैल्यू 500 रुपये हो गई, मैं क्या करूँगा, उस शेयर को बेच दूंगा और वो जो पैसे बनेंगे मेरे, मैं कहाँ ले जाऊँगा, वापस यूएसए ले जाऊँगा। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू किया हमने। तो अभी तक हमने ये 3 टॉपिक समझे। शुरुआत कहाँ से की थी हमने, फॉर्म्स ऑफ मनी से किया था। फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। नेक्स्ट इज था फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में क्या था, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या था, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू था। फिर हमने पढ़े सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब हम समझते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, ये एक स्टॉक ऑफ मनी एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपने फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चैप्टर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में या इकोनॉमी में, वो हम कैलकुलेट करते हैं मनी सप्लाई के द्वारा। तो ये हम देख रहे थे सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई क्या होता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे मार्केट में कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है। जैसे आरबीआई देखना चाहता है कि मेरी मार्केट में कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है। उसी से हम फिर अगर हमें ये पता होगा कि मनी कितनी सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, तभी तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। सर ये इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है जनरल इंक्रीज इन दी प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। जैसे कोई चीज़ आज से पहले, जैसे हम माचिस का एग्जांपल है, पहले 50 पैसे की आती थी, अभी कितने की आती है, सीधा 1 रुपये की आती है। तो इन्फ्लेशन कितना हुआ, सीधा सीधा 100% इन्फ्लेशन हुआ। ऐसे ही तो अब मुझे अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मैं क्या करूँगा, मनी सप्लाई को देखूँगा। मीन्स मैं कौन, आरबीआई, जो भी सेंट्रल बैंक होगा किसी भी कंट्री का, वो क्या देखेगा, मनी सप्लाई को वही कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कौन कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, क्योंकि वो हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो अगर मुझे ये पता हो पहले तो कि मनी कितनी है मार्केट में, तभी मैं उस मनी सप्लाई कितनी है, तभी मैं उस मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ मुझे क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है मार्केट में। मनी सप्लाई मुझे अगर मार्केट में बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसे दूंगा किसको, क्या आरबीआई के पास हमारा अकाउंट होता है, इंडिविजुअल्स का अकाउंट होता है, नहीं होता है। किसका अकाउंट होता है, बैंक्स का होता है। तो वो क्या करेगा, बैंक्स को सपोज़ अभी कितना, सपोज़ मार्केट में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लोन लेने जाएँ तो, अब आरबीआई क्या करे कि मैं बैंक को सिर्फ 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूंगा आपको। तो क्या करेंगे बैंक्स, वहाँ से 1% पे लेकर के हमें 2%, 3% पे देना शुरू कर देंगे। तो जो पहले 10% था, अब क्या रह जाएगा, वो 2-3% रह जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, तुरंत लोन लेने जाएंगे। क्या लेने जाएंगे, पर्सनल लोन ले सकते हैं, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, होम लोन, कोई सा भी लोन जिसकी ज़रूरत है कस्टमर को, वो लोन लेगा। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में। मनी सप्लाई अभी आपने देखा बढ़ी कि सबने लोन लेना शुरू कर दिया। अब मनी सप्लाई जब बढ़ गई है मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, सामान खरीदने भागेंगे। कोई टीवी खरीदेगा, कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई कुछ और सामान खरीदेगा, या कोई घर खरीदने जाएगा। इससे क्या हुआ, मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। अब जब एकदम से हमने लोन तो बांट दिए, क्या एकदम से हम टेलीविज़न बना देंगे, क्या एकदम से मोबाइल बनने लग जाएंगे, या जैसे मैं आज 5 करोड़ रुपए पर्सनल लोन उठा लाया,
कि आज ही मार्केट में 5 करोड़ की वैल्यू के इक्वल आईफोन बना देगी एप्पल कंपनी, या कोई 4 व्हीलर बन जाएगा? पहले आप ऑर्डर देंगे तब ना बनेगा। लेकिन अब जब मार्केट में इतने सारे पैसे आ जाएंगे लोगों के पास, लेकिन सामान तो उतना ही है, तो क्या होगा? ढेर सारे लोग उस लिमिटेड सामान को खरीदने के लिए भागेंगे। तो क्या होगा? यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। मीन्स डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई नहीं है, और जब सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसी वजह से सप्लाई ऑफ मनी देखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि अभी मार्केट में या फिर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी है, क्योंकि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज दी ईश्वर ऑफ द करेंसी इन इंडिया। आगे हम बैंकिंग वाले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे RBI ये सारे काम करता है। फिलहाल सिर्फ हम मनी सप्लाई पे लिमिटेड रहते हैं। तो जो मनी सप्लाई हमें समझना है वो है M1। M1 क्या होता है, या फिर मनी सप्लाई क्या है? पहले एक लाइन में ये और समझ लेते हैं आसानी से। मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक ऑफ मनी एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने पैसे हैं अभी इकोनॉमी में, इसी को हम मनी सप्लाई बोलते हैं। अब ये मनी सप्लाई मुझे कैसे पता चलेगी? इसके तीन चार तरीके, M0, M1, M2, M3, ये 4 तरीके हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं M1 जो आपकी बुक्स में गिवन है। अब M1 की परिभाषा क्या है? करेंसी मीन्स मनी सप्लाई कितनी है M1 में, वो है C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन मीन्स लोगों की जेब में जो पैसा है उसको हम बोलते हैं C, या फिर CC, करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स से क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हैं, या जब चाहें तब आप बैंक के पास जा सकते हैं मांगने के लिए। जैसे जो पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, या करंट अकाउंट में जो पॉजिटिव बैलेंस है आपके उसको बोलेंगे हम डिमांड डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हैं, या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने मनी को जा करके। इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। इसमें एक और चीज़ है, एक और कंपोनेंट है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है? डिपॉजिट्स ऑफ अदर पर्सन। अदर में क्या है? जैसे नाबार्ड है, ये बैंक्स हैं, या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अपना पैसा कहाँ जाके जमा कर देते हैं? वो अपना पैसा जमा कर देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो इसको यानी कि M1 की डेफिनेशन क्या हुई? M1 की परिभाषा क्या हुई? जो मनी सप्लाई है M1, उसकी परिभाषा क्या हुई? CC मीन्स करेंसी इन सर्कुलेशन, देन DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, प्लस अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स विद दी RBI। अदर डिपॉजिट्स कौन करेगा? बैंक्स करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे। ये सब लोग अपना पैसा RBI के पास जमा करते हैं। तो इतना जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, इसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू M1। सर ये M1, M2, M3 क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। जैसे मैं कपड़े को किस में मेजर करता हूँ? मीटर्स में मेजर करता हूँ। दूध को किस में मेजर करता हूँ? लीटर में मेजर करता हूँ। वैसे ही RBI ने एक अपना मेजरमेंट बनाया है कि मुझे मनी सप्लाई अगर देखनी है तो मैं ये 4 तरीके बना लेता हूँ, 4 फार्मूले बना लेता हूँ, M0, M1, M2 और M3। उससे मैं देख लूँगा कि मेरी मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है। और जब भी मुझे मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करनी होगी तो मैं क्या करूँगा? इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करूँगा, इन मेजरमेंट्स का यूज़ करूँगा। जब कि अगर कम है मनी सप्लाई तो मनी सप्लाई में बढ़ाऊँगा, मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मनी सप्लाई में कम करूँगा, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो पाए। तो आज हम ये मनी का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। मनी में हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था बार्टर से। बार्टर के बाद आए हम फॉर्म्स ऑफ मनी पे। फॉर्म्स ऑफ मनी पे हमने आज देखा फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, फिर देखा हमने फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, फिर हमने देखा फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में क्या है? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी है, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस क्या थे? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। हमने अभी जो देखा, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? स्टॉक ऑफ मनी एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। इसमें हमने जो मेजरमेंट देखा वो M1 के अकॉर्डिंग देखा। M1 क्या है? CC प्लस DD प्लस OD। CC यानी कि करेंसी इन सर्कुलेशन, DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD यानी कि अदर डिपॉजिट्स विद दी RBI। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। फिर से एक और वीडियो में आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा उन सब चीज़ों का। थैंक यू सो मच।